या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेके एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जी हां, आज का बदलता दौर फिर एक स्पेशल सेगमेंट के साथ है। बदलते दौर में सेगमेंट डायरेक्ट टॉक होगी एक पर्सनैलिटी से, जिसमें हम जानेंगे कुछ तीखे सवाल करेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। उस एसोसिएशन के कार्यकलापों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्रियाएं हैं उनकी, क्या काम अब तक हुए हैं और किस काम के लिए ये एसोसिएशन बनी है, और क्या उन कामों पर आज तक खरी उतरी है ये एसोसिएशन, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब मैं बताऊं कि आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयड वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ ऑफिसर कम असिस्टेंट मैनेजर इन इलाहाबाद बैंक, मिस्टर हिमांशु साहू। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। धन्यवाद दानिश, धन्यवाद रेडियो उड़ान जी। तो हिमांशु जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। और साथ ही साथ अब हम चाहेंगे आपको कि आप इस एसोसिएशन ये कब बनी और इसके क्या मोटिव है, थोड़ा सा हमें बताएं। एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिशियल लॉन्च 2014 में 5 सितंबर को हमने किया है, लेकिन इसके कार्यकलाप काफ़ी पहले से ही एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज हम लोग कर रहे थे, जिसमें जो अभी प्रेजेंटली हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और कुछ वॉलंटियर्स हैं। तो एसोसिएशन फॉर्म होने से पहले भी हम वॉलंटियर ग्रुप के तरह काम करते हुए बहुत सारे विषयों को साथ में लेके और उनके ऊपर काम करते थे। तो उस दौरान हमारे सामने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था कि क्या हम एज एन इंडिविजुअल इसे कंटिन्यू करें, और अगर एज एन इंडिविजुअल कंटिन्यू करते हैं तो फिर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि वॉलंटियर वर्क में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इशू आता है, खास करके हमारे लिए, क्योंकि हम सभी वर्किंग है। हमारे अपने ऑफिस के रेगुलर वर्क है, उसके बाद पर्सनल लाइफ है, इनके बीच में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें ये काम करना था। तो इस पे हम लाइबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर नहीं पा रहे थे। और साथ में इसका ये भी एक पहलू था कि अगर हम इसे एक लीगल एंटिटी बनाते हैं, एक एसोसिएशन खड़ा करते हैं, तो हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाएंगे, और जो बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें लेके हम आगे बढ़ रहे हैं या जिन बदलावों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही तरीके से हम आगे ले जा पाएंगे। तो इसलिए हमने एसोसिएशन का गठन किया। एसोसिएशन का गठन रजिस्ट्रेशन तो हमें उससे काफ़ी पहले मिल गया था, लेकिन चूंकि हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, लाइक ऑफिस, अपना वेबसाइट वगैरह और भी सारी चीज़ें थी, तो हमने इसे 5 सितंबर 2014 को ऑफिशियली लॉन्च किया है। और इसके बाद रही बात एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं एसोसिएशन के थ्रू। तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन हमने बनाया है, ये स्पेसिफिकली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, अदर फाइनेंस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, जो इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बिंदु हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत हमें समझ में आई, जो कि मतलब जहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं है। और पास में इसके ऊपर कुछ काम हुआ है, कुछ इंडिविजुअल्स ने, कुछ एनजीओज ने एफर्ट किया है, लेकिन वो पर्याप्त था नहीं, जिससे अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो कोई बहुत ही एप्ट नहीं है, कि जिसमें एक वीआई एम्प्लॉय जॉब लेने के बाद ठीक है एम्प्लॉयमेंट तक एक मिल तो जाता है, लेकिन प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट, जो जिस सेंस में कहें कि हाँ एक एम्प्लॉय को प्रॉपर वो प्रोडक्टिव बन के और अपने बैंक में कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं हो पा रहा था या हो पा रहा है। जी, तो ये बताएं कि मेंबरशिप इसकी सिर्फ बैंकिंग जो बैंकर्स हैं वही ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या फीस है? जी, इसकी मेंबरशिप ओपन है इंडस्ट्री में, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट बैंक्स में भी और इंश्योरेंस कंपनीज में भी जो जॉब कर रहे हैं वो भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप को हमने 2 भागों में बांट रखा है।
एक तो ये है कि ग्रेड होता है बैंकिंग या फिर इन इंडस्ट्रीज में, कि जिसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में कर दिया है। एक तो स्टाफ एंड सब स्टाफ, और दूसरा ऑफिसर ग्रेड। तो ऑफिसर जो ग्रेड है उसमें जो हमारे बैंक के रेगुलर यूनियन है वो 100 रुपये प्रति महीने का फी लेते हैं, और क्लर्क या सब स्टाफ जो होते हैं उनसे 50 रुपये का फी लेते हैं। हमने भी उसी हिसाब से अपना ये फी फिक्स किया। बट चूंकि ये हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ फीचर को मतलब इजाद कर पाए, क्योंकि हमारा इतना रीच नहीं है, हम बैंक के रेगुलर यूनियन नहीं है, जस्ट हम एक छोटा सा संस्था हमने शुरू किया है। तो हम मेंबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार ही पूरे साल का फी पे करें, ताकि एक हम लोग हमारे सामने जो सुविधा रहे कि हम इजीली सब चीज मेंटेन कर पाए। वी विश फॉर योर ग्रेट सक्सेस, और हम यही तमन्ना करेंगे कि आने वाले समय में ये छोटी सी संस्था ब्लाइंड के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो हिमांशु जी, अब सवाल शुरू करते हैं हम, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट आज के शो में होंगी। पहला सवाल ये है कि आपका एक बिब इंडिया की मेलिंग लिस्ट भी है, राइट? तो, जी हाँ, जी हाँ। जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने एम्प्लॉयज के बारे में ही क्यों सोचा, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए तो ऑलरेडी जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जो इंडियन बैंक एसोसिएशंस हैं, तो उसके अलावा जो लीगल प्रोविजंस हैं हमारे पास कोड, उसके बाद हमारे पास सीसीपीडी है, तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो एम्प्लॉयज का ध्यान रख सकती हैं। और दूसरी साइड पे हालांकि ये जो चीजें हैं उपलब्ध हैं कस्टमर्स के लिए भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि मेलिंग लिस्ट में तो आप सभी को सपोर्ट है, सभी के लिए आई फील? तो जी नहीं, विब इंडिया भी बैंकर्स और जो लोग बैंकिंग या सच इंडस्ट्री के लिए एस्पिरेंट है उन्हीं के लिए स्पेसिफिक ग्रुप है। चलो ठीक है, इससे पता लगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपको तमाम जो लोगों को बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है ये सभी के लिए होना चाहिए था? फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपकी एक एसोसिएशन पर्टिकुलर आप बना रहे हैं जब बैंकिंग फील्ड में, तो कल को एक आदमी आएगा वो दूसरी वेब बनाएगा एक एसोसिएशन की जो ब्लाइंड लोगों को बैंक में प्रॉब्लम आता है उनके लिए। तो आपको नहीं रहता कि ये फोकस आपका दोनों तरफ होना चाहिए था? जी हाँ, आपके जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि ये हम एम्प्लॉय सेंट्रिक क्यों है और लाइक कस्टमर सेंट्रिक भी क्यों नहीं है, मतलब जो वीआई कस्टमर्स हैं बैंकिंग फैसिलिटी जो अवेल करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मॉडस ऑपरेंडी को थोड़ा सा आपके साथ बांटना चाहेंगे। हमने इंटरनल जो भी इश्यूज हैं उसको लेके हम आगे जो बढ़े, तो उसके लिए आपने कहा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं जो कि सच्चाई नहीं है। गवर्नमेंट ने आरबीआई सबसे पहली बात कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बैंक्स के लिए नहीं बनाती है। आईबीए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बैंक्स के लिए बनाती है, लेकिन उसने एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक रख के अभी तक कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं बनाया है। हाँ, कस्टमर को लेके आरबीआई आईबीए बहुत ही सेंसिटिव है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पर एम्प्लॉयज के लिए सीसीपीडी जहां हाई कोर्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन सीसीपीडी और कोर्ट वो एक चैनल है जहां पे आपको अगर ग्रीवेंस है और उस ग्रीवेंस को लेके आपको इंडिविजुअल लोकपाल भी होता है, एक बैंकिंग लोकपाल भी होता है, आई थिंक वो सभी के लिए ओम्बड्समेंट, लेकिन वो कस्टमर्स के लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है। कोई भी एम्प्लॉय को अगर अपने एम्प्लॉयर से कोई भी परेशानी है या उसकी पॉलिसी से परेशानी है या वर्किंग एनवायरनमेंट से परेशानी है, तो इसके दो तरीके हैं उनका समाधान ढूंढने को। एक तो आप अपने मैनेजमेंट को बताएं कि सर हमारे साथ ये परेशानियां हैं, और उस पर वो काम करें, ये उनको अप्रोच करें। पहले वाला जो मेथड है वो बड़ा ही एप्टली हम सभी ने आज तक यूज करते हुए आए हैं। हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, जिससे कुछ एक बैंकों में बदलाव आया है। अब बदलाव की जब हम बात करते हैं तो बदलाव बड़ा ड्रास्टिक है दानिश जी। जैसे कि एक एम्प्लॉय बैंक पे जाता है तो सबसे पहले उसके सराउंडिंग में किसी को पता नहीं है कि इस ब्लाइंड आदमी से हम काम कैसे लेंगे। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं बहुतों को पता होता है कि ये यहाँ पे चल पाएगा कि फिर पाएगा कि नहीं। अरे यार, बड़ा परेशानी का ये तो सबब हो गया, हमारे ऑफिस में एक ब्लाइंड आदमी आ गया। और ये एटीट्यूड है, इसके डिफरेंट भी है। बहुत सारे लोग सिंपैथेटिक होते हैं, कुछ उसमें बहुत सेंसिबल जो लोग होते हैं वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे आपने ये सक्सेस अचीव किया, कैसे आप आए हो, आप कैसे काम कर पाओगे, तो वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कोई सेट पॉलिसी कहीं भी किसी भी बैंक में अभी तक कम से कम, लेकिन व्हाई इट इज नॉट अलोंग विद कस्टमर सेंट्रिक? जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक लिमिटेड एनर्जी है
और उस एनर्जी को हम इसी सेगमेंट पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अदरवाइज बहुत सारे हैं, जैसे हमें कुछ लोगों ने कहा कि ये सारे फील्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हम सभी एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे जो 10 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उसमें से 2 आरबीआई में एजीएम है, 4 सीनियर मैनेजर हैं, 1 चीफ मैनेजर है, हम 3 ऑफिसर्स कम असिस्टेंट मैनेजर है और 1 क्लरिकल स्टाफ है। तो हमारा 10 से 5, 6, 7 तक का पूरा वक्त ऑफिस में जाता है। उसके बाद घर हम आते हैं। सप्ताह के 1.5 दिन हमारे नॉन वर्किंग है, उसी के अंदर हमें, और रिसोर्सेज का मतलब अदर भी है, फाइनेंशियल इन द सेंस कि हम कभी भी किसी कोर्ट और ये को अप्रोच करते हैं या फिर कस्टमर को लेके आगे बढ़ते हैं, तो हर जगह पे एक्सपेंडिचर है। वो उस एक्सपेंडिचर को हम अपने कस्टमर से नहीं मांग सकते हैं कि वीआई जो हमारे कस्टमर आप हमें पैसे दो, उसके बदले में हम नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कोई बाहरी डोनेशन भी अभी तक, तो हमारा यही पॉलिसी रहा है कि हम कोई बाहरी डोनेशन नहीं लेंगे। ये सिंपली हमने इसी के कमेटी मेंबर ने सभी ने 5-5 हजार रुपए वॉलंटियर इसको दिए स्टार्ट करने को, और अब मेंबर्स की फी आती है उसी से हम चलाते हैं। कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते, इसलिए आपने ये ब्लाइंड कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते, हमारे रिसोर्सेज हमें अलाउ नहीं करते हैं। हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक तो जैसा मैंने बताया हम कोई फुल फ्लेज एनजीओ नहीं है। जी हाँ। तो आप ये बताएं, साथ में यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट रखना चाहूंगा कि आपको सुन के बहुत ही खुशी भी होगी कि कस्टमर्स के लिए तो सारे फोरम्स ओपन है, और उस कस्टमर को वो बैंक अगर हरास करता है या कोई भी तरीके की परेशानी करता है तो उसके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो इमीडिएटली सारे बैंक्स के अंदर ये सिस्टम है, लेकिन ये एम्प्लॉइज के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और अगर एम्प्लॉय ऐसा करता है तो पूरा जीवन। लेकिन आपने बताया कि अगर आपको भी एम्प्लॉइज के लिए कुछ करना है तो आपको भी कोर्ट में जाना है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा मॉडस ऑपरेंडी ये है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक केस हुआ, ठीक है, दिल्ली में एक केस हुआ जिसमें एक एम्प्लॉय को, बैंकिंग एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे थे, ठीक है। हाँ। तो वहाँ तिमारपुर ब्रांच में, जैसा मेलिंग लिस्ट के हवाले से हमें पता लगा, जी। तो उस सूरत में अगर आपके पास ये केस आता तो आप क्या करते? हम अगर वो व्यक्ति हमारा मेंबर है और नहीं भी है तो भी दोनों ही तरीके में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यहाँ पर आपके ऊपर एक और आरोप है। यहाँ पर आपके ऊपर एक आरोप है आपके एसोसिएशन के ऊपर कि जो लोग आपके मेंबर नहीं है, आप उनको थ्रेटन करते हैं कि अगर आप हमारे मेंबर नहीं बनेंगे तो हम आपके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम आपको फ्यूचर में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ऐसा कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, बहुत कॉमन परसेप्शन है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वहां पे हम ये नहीं लिखते हैं कि हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बैंक्स ये काम करें। हम सभी को ये लिखते हैं, सभी को ये कहते हैं कि मुझे लोगों ने फोन करके बताया, 2-3 लोगों ने। नहीं, ऐसा हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बिल्कुल ही मैं अनजान हूँ इस विषय से। निराधार आरोप है, मतलब? हाँ, निराधार आरोप है आप कह रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली निराधार, अगर आप उसको आधार करके आप खुद आपने बोला कि आपके पास कॉल आया तो मैं आश्चर्यचकित तो जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी मैंने या हमारे इसी के कोई भी मेंबर ने ऐसा कभी कुछ शेयर नहीं किया है आपस में। बल्कि आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभी मेंबर्स हैं वो अपने अपने एरियाज में या क्षेत्र में कई बड़े ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, और अब अभी तक इस एसोसिएशन से पहले तक वॉलंटियरली सभी को सपोर्ट करते हैं। मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सभी को जानता हूँ। तो आपके पास अगर वो केस आ जाता, अब ये 2 बातों का जवाब दिया। अच्छा, एक तो आपने कहा कि ये सारे आरोप हैं, ये निराधार हैं, ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो दूसरा सवाल मेरा वो था कि अगर आपके पास वो केस आ जाता है, कोई टीडीएस केस आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? हम काउंसलिंग करेंगे वहाँ पे। काउंसलिंग इस तरीके से करेंगे कि 2 पक्ष है वहाँ पे, एक तो बैंक मैनेजमेंट है और एक वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय से बात करेंगे, समझने की हमने किया भी है। दिल्ली के एक हमारे एसोसिएशन के मेंबर को बड़ी परेशानी थी, तो उनको मतलब कांस्टेंट हमने काउंसलिंग की है। उनको बैंक मैनेजमेंट को कैसे लेटर लिखना है, इनफैक्ट उनका लेटर भी ड्राफ्ट वगैरह करके हमने बना के दिया कि देखिए आपको मैनेजमेंट से टकराना नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, कल दिन वो आपको किसी न किसी और बहाने से परेशान करते रहेंगे। कुल मिला के समस्या का समाधान होना चाहिए और कॉर्जियल तरीके से हो, क्योंकि आपको उसी बैंक में हम एम्प्लॉय के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कि हम उनको केस लड़वा दें, आप जाइए केस लड़ लीजिए, हम आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं, हम आपको लॉयर ये कर देंगे। जी नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को सजेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि
आप बैठिए, मैनेजमेंट बैठे, ठीक है, दोनों के बीच में एक काउंसलिंग हो, एक डिस्कशन हो, कहाँ पे इश्यूज ये हो रहे हैं, हम उनको अवेयर कराएंगे कि आपके इस जगह पे इस एम्प्लॉय के साथ में इस तरीके की मतलब मिसबिहेव हो रही है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि एक्सेप्टेबल है। और अब उनको हम हवाला देते हैं उन सारे गाइडलाइंस का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर हमारे सीसी। हाँ जी, गाइडलाइंस का हवाला देते हैं जी। हाँ जी, हम उन्हें ये करते हैं। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं रहेगा कि उसका रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है तो पहली बात तो ये कि वो चाहेंगे कि प्रोडक्टिविटी के साथ और अच्छे रिलेशन के साथ उनके एम्प्लॉय काम करे, अदरवाइज बदनामी और परेशानी तो उनके ऑर्गेनाइजेशन की ही होगी। तो सही तरीके से उनको गाइड करने से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और हुआ, जैसे कि वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर के विषय में बताना चाहूंगा। इनका भी ठीक है, वहाँ पे बैंक से इनका प्रॉब्लम नहीं था, इनका इमीडिएट कोई कॉलीग थे वो इनको बहुत परेशान करते थे। अकॉर्डिंग टू द ये मैंने सारे उनके मुद्दे को सुना, घंटों घंटों उन्हें टाइम दिया है हमने, घंटों घंटों हमने उन्हें टाइम दिया और मैंने बोला कि आप किस तरीके का एक्शन, तो वो भी थोड़ा वायलेंट होके कि हम भी लोकल हैं, हम भी बुला के अपने मित्रों को, घर वालों को, मैंने बोला बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से परेशान कर रहे हैं। काउंसलिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप काउंसलिंग करोगे बेसिकली, जो आपका मेन मोटिव है। अच्छा, अगर काउंसलिंग से बात नहीं बनती है फिर? अभी तक तो ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, लेकिन उस केस में हम जानना चाहेंगे उस एम्प्लॉय की मर्जी क्या है। अगर वो हमारे सारी काउंसलिंग के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है और उनका सिचुएशन सही नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो चाहे कि वो कोर्ट और लीगल ये क्या, तो हम उनको अपना जो भी वहाँ पे भी काउंसलिंग का जो असिस्टेंस है वो हमको बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लॉ एक्सपर्ट भी है हमारे एसोसिएशन में जी। तो जैसे ड्राफ्ट बनाना या किस पॉइंट्स को लेके उन्हें आगे जाना है, ये सारे उनके जो राइट्स है, जो उनके, तो पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है वन बाय वन करके। जी हाँ, ये आपने विजुअल लेवल की स्ट्रेटजी पूछी है जी। हमारा एक्चुअली स्ट्रेटेजी जो है वो काफी ब्रॉड लेवल का है। ये तो मान लीजिए ठीक है, मेंबर्स के लिए आपने बिल्कुल, मैं तभी लिसनर्स को मैं चाहता हूँ कि आपकी डिटेल में बात जाए, क्योंकि बहुत सारी बात होती है हिमांशु जी जो पर्सनल कांटेक्ट के कारण लोग नहीं पूछ पाते हैं। तो जब मेरे पास आता है तो मैं चाहता हूँ कि क्लियर कट हम बात करें और सब लोगों तक आपका भी मैसेज पहुंचाएं, उनकी भी बात पहुंचाएं, और जो सच्चाई है सबके सामने। मेन ऑब्जेक्टिव रेडियो डांस का यही रहता है कम्युनिटी में। तो अगला सवाल ये है कि हिमांशु जी बेसिकली, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं खास ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बताया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है कि बैंक में जॉब तो मिल जाती है और बैंक में काम नहीं मिलता और मैनेजर सेंसिटाइज नहीं है टुवर्ड्स काम देने के, लेकिन अभी तक कोई चेंज तो आया नहीं। वैसे भी अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं और कभी ऐसा सुनने में भी नहीं आया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एफर्ट किया है वहां जाकर अवेयर करने का किसी को। जी, इस दिशा में मैं आपको अपने कुछ ये जो हमारे कार्यकलाप अभी तक के हुए उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला काम हमने अपने एसोसिएशन के लॉन्च के बाद ये किया था कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गए या फिर जो भी रेगुलेटर्स हैं, IBA हो गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैंकिंग डिवीजन, क्या बोलते हैं RBI हो गए, इन सभी जगहों पे हमने इवन CCPD और MSJE को हमने अपना एक इंट्रोडक्टरी ये दिया कि हमने एक ऐसी संस्था बनाई है टू look after the needs and requirements of or problems of VI community in the sector like industry of banking, insurance and finance. उसके बाद हमने तुरंत जो इमीडिएट इश्यूज थे लाइक पिछले साल फरवरी महीने में, उस वक्त हमारा एसोसिएशन लॉन्च नहीं हुआ था, DOPT ने एक सर्कुलर इशू किया था, वो ड्राफ्ट सर्कुलर था। उन्होंने अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड किया और मात्र वहाँ पे 3 या 4 दिनों का उन्होंने समय दिया था कि इस दौरान जो स्टेक होल्डर या वॉलंटियर्स या इंडिविजुअल्स इसमें सजेशन देना चाहते हैं वो दे, हम उस पर विचार करेंगे। और वो सर्कुलर था कि प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज with person with disability in central, state and other public sector।
उस सर्कुलर को हमारे ही एक एसोसिएशन के मेंबर ने हमारे साथ ये किया और हमने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। काम उसमें करना ये था कि उस सर्कुलर में बैंकिंग सेक्टर को टोटली एक्सक्लूड किया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वहां पे कहीं पे मेंशन ही नहीं, और वहां पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लिखे हुए थे। बैंक को जाके अभी तक आपने अवेयर किया कि सर काम देना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए? नहीं, 1-to-1 बैंक की मैं आपको अभी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें सारा डेलीगेशन बनाना। मैं आपको सिस्टमेटिकली अभी ये काम शुरू हुआ नहीं, मैं बता जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जाके बताना ये बड़ा ही डिफिकल्ट है। नहीं, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं ना हिमांशु जी कि जैसे आपके अलग अलग बैंक में अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, तो जो आपके मेंबर है आप उनकी काउंसलिंग करें और वो आगे अपने स्टाफ की काउंसलिंग करें। जी हाँ, स्ट्रेटेजी तो अभी तक यही है। स्ट्रेटेजी तो अभी हुआ तक नहीं कुछ भी। नहीं, देखिए ये चेंज बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन है, एक दिन में ये चेंज आने नहीं है। आपको ये पता है कि समाज के ही लोग उस बैंक में भी बैठे हुए, जो कॉलीग है वो कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, और समाज में वीआई कम्युनिटी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ये आपको पता है, हम सभी को पता है। और मैं आपको अपने विषय में एक बात बताना चाहूंगा कि मैं कोई बॉर्न ब्लाइंड या ऐसा कुछ नहीं हूँ। जस्ट 11 साल पहले एक दुर्घटना में मेरी मतलब आंखें चली गई थी, तो मैंने दोनों वर्ल्ड देखा है। लोग को ध्यान में ही नहीं होता है कि वीआई भी है, उनके कुछ स्पेशल नीड्स भी होते हैं। तो इन चीजों को तभी हम सेंसिटिविटी में चेंज कर सकते हैं जब उनके सामने कुछ एग्जाम्पल सेट करें और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उनके सामने जाए, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है। जैसे एक जो एजेंट ऑफ चेंज होता है ना, वो अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। तो हम लोग मानते हैं कि हम सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बैंकों में ये प्रयास कर रहे हैं, और पास्ट में हमें छोड़ के और लोगों ने भी प्रयास किया है। तो लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि सेंट्रल लेवल पे ऐसी पॉलिसीज बने, लाइक 1-2 बैंकों को छोड़ के जिन्होंने अभी रिसेंटली ही वो चीजें की। किसी भी बैंक में ये पॉलिसी नहीं है कि ब्लाइंड आदमी क्या क्या काम कर सकता है, जॉब आइडेंटिफाइड नहीं है। जॉस या फिर अदर सॉफ्टवेयर उनको कैसे देना है, कैसे उनके स्पेशल ट्रेनिंग करानी है, कैसे उनके एडिशनल जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको एक्सेसिबल बना के करना, ये किसी भी बैंक में एक्सप्लिसिट पॉलिसी नहीं है। तो ये बैंक को तो हम जरूर लिख रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ में इसका हमारा सेकंड अप्रोच ये है, इनफैक्ट वो हमारा प्राइम अप्रोच है, कि जो रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है, आपको पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे वहां पे मैं आपको डीओपीटी पे वापस ले जाना चाहूंगा। आपने पूछा था एफर्ट तो लगा है अभी तक, और काफी उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। वो डीओपीटी के सर्कुलर में फाइनली को तो लिसनर्स ऐसे भी देख सकते हैं ना हिमांशु जी, ये सिर्फ नेम फेम के लिए किया गया। आरबीआई को लेटर डाल दी, सीसीपीडी को डाल दी, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यही तो ग्राउंड लेवल का काम है ना। मैं आपको, अगर आप मुझे 2 मिनट का और वक्त दे इस विषय पे बोलने का। एग्जैक्टली हमने इमीडिएटली उस टास्क को टेकअप किया। मैंने खुद वहाँ पे डीओपीटी में डिप्टी सेक्रेटरी को कॉल किया, उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन अंडर सेक्रेटरी से मेरी बात हुई और मैंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया वहाँ पे कि सर इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शायद ये इनएडवर्टेंटली ओमिट हो गया है, आप अपने जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें भेजे। विद इन 24 आवर हमने अपना सजेशन ये किया और उनको फैक्स किया, कंफर्म किया, और उसका परिणाम स्वरूप हमारे बैंकिंग सेक्टर को उसमें इंक्लूड किया गया और वो सर्कुलर एज एन इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भी गया। तो वो एक बड़ी हम इसे सफलता मानेंगे। उसके बाद की दूसरी सफलता थी कि 6 महीने तक वो सर्कुलर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में 31 मार्च 2014 को सर्कुलर इशू हुआ। उसके बाद 6 महीने तक वो सर्कुलर किसी भी बैंक में नहीं। अपना एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद लिखा, और अभी हम प्लान ही कर रहे थे कि अपना तुरंत एक रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली के हमारे एक इसी मेंबर है उनके साथ में एक या दो लोग और अदर पार्ट से हम दिल्ली विजिट करें और वहां जाके हम डिपार्टमेंट में लोगों से मिले और उनको बोले कि आपने अभी तक क्यों नहीं सारे बैंक्स को सर्कुलर इशू किया है। लेकिन हमारे 2 स्ट्रॉन्ग लेटर से ही उन्होंने काम किया और मैं आपको बताऊं कि इन द मंथ ऑफ नवंबर उन्होंने फाइनली सारे बैंक्स के सीएमडीज को, और उन्होंने जिस दिन इशू किया हमारे जो बैंक के सोर्स है, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके पास वो सर्कुलर बहुत सारे ऊंचे
पदों पे भी है, वो ऊंचे ऑफिसेज में भी है। तो वहां से एक जगह से हमारे पास खबर आई कि ये सर्कुलर, उन्होंने वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं किया था, कि ये सर्कुलर डीएफएस ने सारे बैंक्स को इशू कर दिया है। जी, तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत वैल्यूबल, इसके लिए आपको बधाई भी है। धन्यवाद। ये एक लंबा रुका हुआ काम था। हिमांशु, एक सवाल ये भी है हिमांशु जी आपसे कि जैसे आपने शो के शुरू में कहा, और बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने छुआ था खुद ही, तो मैं उस पर ही थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि वाकई आप सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, एग्रीड। आपने ये कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ है, वो भी एग्रीड, क्योंकि रेडियो डान में भी सारा वॉलंटियर काम ही चलता है। जी हाँ, तो इवनिंग में आपके पास सिर्फ 1.5 छुट्टी होती है, उसमें भी कई बार बंदा बीमार होता है, कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं, तो कई चीजें होती हैं। तो उस सूरत हाल में आप ये बताएं कि कैसे टैकल्स करेंगे आप जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ऐसे तो अगर एक एम्प्लॉय है उसको हरास किया जा रहा है मंडे को, तो आप सैटरडे संडे को पहले उसको टाइम देंगे और फिर उसको अगले हफ्ते में ड्राफ्ट करेंगे, तो इससे बेटर है कि वो कोर्ट में या सीसीपीडी में ही डाल दे, क्योंकि यहाँ तो बहुत टाइम लगने वाला है। देखिए, 2 अप्रोच मैंने आपको बताया कि ये 2 अप्रोच होते हैं, या तो मैनेजमेंट से आप बैठ के डिस्कस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और दूसरा है सीसीपीडी या लीगल बॉडीज के पास जाए। मैं एज एसोसिएशन मेंबर मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो डायरेक्ट उठ के एज एन एम्प्लॉय वो सीधे उठ के सीसीपीडी में चले जाए या कोर्ट में चले जाए, क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस हमारे एक मेंबर जो है इसी के, वो 15 सालों से केस लड़ रहे हैं अपने बैंक से। बैंक के पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास 2-2 लाख 4-4 लाख एक हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में देने को है। क्या उस ब्लाइंड एम्प्लॉय के पास है, या हमारे संस्था के पास है, या कोई भी ऐसी संस्था उस चीज को कितने दिन तक टेके? तो मैं मानता हूं कि चीजों को कॉर्जियल तरीके से, सही तरीके से अगर हम हैंडल करें, आई सपोर्ट इट, आई थॉरोली सपोर्ट दिस। कॉन्फ्लिक्ट करके हमारे पास नंबर नहीं है। हमें याद रखना होगा कि वो जो नॉर्मल यूनियन होती है उससे हम एकदम ही जुदा हैं। उनके पास सारे उनके बैंक एक बैंक मतलब 2 ग्रेड अगर मान के चलिए, क्लरिकल और ऑफिसर, एक यूनियन में उसके सारे ऑफिसर्स है। अगर यूनियन से बैंक ने ये किया तो उसे पता है कि अगले ही मिनट में सारे ऑफिसर्स उठ के अपने टेबल से मशीन को शट कर देंगे और बोलेंगे हम जा रहे हैं हड़ताल पे। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। हम वहां रहें या हम वहां से काम से चले जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अभी करंट सिचुएशन है। तो यहाँ पे तो हमारा यही मानना है कि और मेरी बेसिक थॉट यही है हम सभी की, इनफैक्ट, कि जो काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट से कभी नहीं अचीव किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये बताएं, तो वहाँ आपने टाइम लैग की जो बात की ना, ऐसा नहीं है इमीडिएटली फोन पे। अब 7 घंटे या 8 घंटे या 9 घंटे जो हम ऑफिस में है, तो हम स्ट्रिक्टली ये किसी को नहीं कह सकते हैं कि भाई हम ऑफिस में काम करें। और ये भी सच होता है कि कोई भी आदमी, चाहे आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो, 24/7 आप एकदम ही बिजी नहीं होते हो। कॉल्स, ये तो एटीट्यूड की बात है ना। हमारे पास कभी कोई कॉल बंक नहीं होता है, और अगर होता है तो अननोन नंबर भी होता है तो हम उसे कॉल बैक करते हैं, क्योंकि मैं उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कौन बंदा जरूरत में है, किसको परेशानी है, और हम उन्हें एंटरटेन करते हैं। लोकल्स जो हमारे, और ये बड़ी अच्छी बात है हिमांशु। ज्यादातर हमने ये देखा है कि बहुत जैसे आपने बताया, और मैं एग्री करता हूं कि कोई इतना बिजी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा शो करते हैं जरूर। तो ये आपने एक ऑनेस्टी अपनी शो की है। मैं बहुत खुश हूं कि आप डायरेक्ट टॉक में, बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं मेरे साथ। तो अगला पॉइंट लेते हैं। ये बताएं कि आपने जितने भी अभी तक मुझे केसेस बताए हैं, तो आपने ईसी मेंबर के बताए हैं या मेंबर, किसी नॉन मेंबर का भी कोई केस आपने हल किया अभी तक? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई अप्रोच किसी ने किया नहीं है, किसी ने ऐसा अप्रोच किया नहीं है। और ऐसे बहुत कम भी होते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, प्रॉब्लम्स तो है, खास करके। तो आप काम तभी करेंगे जब आपके पास कोई कंप्लेन लेके आएगा। नहीं, अगर नहीं, आपको किसी थर्ड पार्टी से पता लगता है, जब थर्ड पार्टी का अगर आपको किसी से पता लगता है, तो आप उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि अगर वो आदमी आपके पास अप्रोच करता है। नहीं, देखिए, बात यहाँ पे कम्युनिकेशन की है। अगर हमारे पास कम्युनिकेट कोई कर रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए तो उस बंदे को या किसी को तो हमारे सामने रखनी होगी ना बात। हमारे पास ऐसा कोई चेन तो है नहीं कि हम मान के यही चलते हैं कि सारे लोग प्रॉब्लम है। कितने हमारे
लगभग 150 मेंबर हैं अभी तक एसोसिएशन के, और ये बहुत ही छोटा नंबर है। हम लोग मानते हैं कि हमारे वीआई कम्युनिटी के कम से कम 3 से 5 हजार लोग इस पूरे सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं एज पर हाँ। आवर ये, और अब बहुत सारे। जी, अभी एक मैं कुछ देर पहले अपनी जब रिपोर्ट शो को तैयार कर रहा था तो मैं आर्काइव में गया था, तो वहाँ एक कमेंट मिला था मुझ में, किसी ने लिखा था कि hundreds of our friends are working in banking sector. We have some organizations as well, but it's a matter of shame कि still we are facing a lot of problems. तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है जहाँ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, और आप इंडिविजुअल लोग लड़ते नहीं है। कैसे देखते हैं आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? दो दो आपके पहले पॉइंट्स को मैं ज़्यादा प्रोमिनेंस दूंगा, कि एक तो अवेयरनेस और दूसरा कि उसको मैं पॉलिसी पैरालिसिस बोलता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर पॉलिसीज प्रॉपरली वहां पे है और उसका इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को कोई कोई बॉडी, या तो वो बीबीवा हो या कोई भी अदर बॉडी, या खुद एक्टिव मेंबर, जो तीसरा पॉइंट आपने बोला, वो उसको अगर ये देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगी। क्योंकि वो पॉलिसीज जब आएंगी तो उसके साथ में अवेयरनेस भी आएगा। एंड बाय द वे, मैं तो मानता हूँ कि जैसे मैंने बोला, एजेंट ऑफ चेंज, मैं और एक कॉमन मेंबर या फिर नॉन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, हम सभी एजेंट ऑफ चेंज है। हम अपनी जगह पे एक बढ़िया ऑरा क्रिएट करें, एक पॉजिटिव ये करें, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ कन्विंस करें, उनको कन्विंस करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें कि लुक, दीज आर आवर लिमिटेशन, दीज आर आवर स्ट्रेंथ। सर, तो मेरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। हम ये मान के बैठ जाए कि वहाँ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई एफर्ट ना करे, तो वो भी गलत है। और पॉलिसी की जहाँ तक बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं दानिश, कि बिना स्ट्रॉन्ग एफर्ट के, कंटिन्यूअस एंड मतलब जी तोड़ जिसे मेहनत बोलते हैं, उसके बिना ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे देश की संस्थाएं किस तरीके से फंक्शन करती हैं आपको भी पता है। जी। हमने तो 2-3 बार आईबीए को लिखा है, डीएफएस को लिखा है, लेकिन उन्होंने काम तो किया, लेकिन कभी भी उन्होंने रिप्लाई करने को जरूरत न समझा, क्योंकि ये उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जी हाँ, इसी पे दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप जानते हैं कि आरबीआई का एक सर्कुलर है, आरबीआई का सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें एक सर्कुलर है जिसमें बैंकिंग एटीएम फैसिलिटी जहाँ वो सभी ब्लाइंड पर्सन अवेल कर सकता है। जी जी, ठीक है। एक तो आईबीए का भी वो सर्कुलर है। जी, एग्जैक्टली। तो एक सवाल तो ये रहेगा कि आज तक ये पूरे बैंकों में नहीं पहुंचा। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां नहीं पहुंचा, और आज भी एटीएम लेने की प्रॉब्लम्स आती है कस्टमर को। तो इस सवाल तो, क्या इसको अब ये कस्टमर का इशू समझेंगे या फिर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है? ए बी दूसरा सवाल है, एक बहुत बड़ा इशू है हिमांशु, एंड आई एस्टोनिश्ड कि थाउजेंड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स आर वर्किंग इंक्लूडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, बट नोबडी इज सेंसिटिव अबाउट दैट। इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द डिसेबल पीपल, ये ब्लाइंड को दी नहीं जाती है, और इसके ऊपर ना ही कोई काम चल रहा है। इसके ऊपर आप कुछ काम करें? मुझे तो लगता नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं काम हो रहा है इन दो सवालों। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं पहले प्रश्न को आपको लेता हूँ, अगर आप उसे काइंडली एक बार रिपीट करें, पहले प्रश्न। आरबीआई बैंक के एटीएम जो मेन सर्कुलर है वो पहुंचे नहीं अभी तक, तो ये काम आप अपना मानते हैं? ये शायद मैं यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मानूंगा इसे। ये सारे बैंक्स और एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, इंश्योरेंस बॉडीज है, उन तक पहुंचती जरूर है। ये उन तक पहुंचती जरूर है, क्योंकि आरबीआई और आईबीए के सर्कुलर को, या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सर्कुलर को कोई भी बैंक अवॉइड नहीं कर सकता है, और उसके अगेंस्ट में दे आर कंपेल्ड टू फ्रेम अ पॉलिसी इन अ मैनर ऑफ अ सर्कुलर, इन अ शेप ऑफ अ सर्कुलर। वो करते भी हैं, वो सर्कुलर भी बनाते हैं, और वो नॉर्मली सर्कुलर साइट पे डालते भी हैं। सारे ऑफिसेज को फॉरवर्ड भी किया जाता है, जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं मानते हैं इसको, बोलते नहीं हमारे पास आया नहीं। अब हम बताते हैं होता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को, देखिए, बैंक्स में नॉर्मल प्रोसेसेस इतने कम्बरसम है कि कोई वो बॉदर ही नहीं करता है। नॉर्मल मैनेजर कह रहे ये पेटी है, इशू है, इसको छोड़ दे। इसे हम अवेयरनेस का प्रॉब्लम मानेंगे, और ये दोनों ग्रास रूट लेवल पे भी और मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ पॉलिसी हमने बना दी, हमने उसको सर्कुलराइज करके इंस्ट्रक्ट कर दिया, दैट्स इनफ। तो नहीं, यहाँ पे इनफ नहीं है। वो आप सारे एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करते हो, नॉर्मल्स का, या जो मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है, तो आप वैसा कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं, एक ऐसा करिकुलम क्यों नहीं डिवाइस करते हैं जिसमें एक चैप्टर आपको सेंसिटाइज करता हो हर एक एम्प्लॉय को, कि देखिए भाई, हमारे बैंक में ऐसे कस्टमर
कस्टमर्स भी आते हैं, हमारे बैंक में ऐसे एम्प्लॉयज भी आते हैं जिनके स्पेशल नीड्स हैं, और उनके इन नीड्स को फुलफिल करने को हमारे पास स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस है, एंड अगेंस्ट ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस वी टू हैव इशूड सच एंड सच इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ सच एंड सच सर्कुलर। तो आप इसको पढ़ें, आप इसको विथ इन द लेटर ऑफ वर्ड एंड स्पिरिट आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके का प्रोसेस नहीं है दानिश, और इसे मैं अवेयरनेस की लैकिंग मानूंगा। जी, अवेयरनेस की कमी है, और खुद में जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लैक ऑफ विलिंगनेस है अवेयर करना, ज्यादा एफर्ट्स लेना नहीं चाहते वो भी वंस दे गेट एम्प्लॉयड। चलो मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता हूँ, थोड़ी सी आपको भी राहत देता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी, और दूसरा आपका सवाल भी एक फ्लैट आंसर है कि नहीं, हमने अभी तक इंश्योरेंस ब्लाइंड के लिए हो ऐसा हमने, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने बड़े ही सिंपलीफाई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। हाँ, ये अब मैं आपको बताता हूँ कौन करेगा। हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे एनजीओज हैं जहाँ पे एडवोकेसी की पैनल्स भी है। ये ऐसा एरिया है जो पूरे कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है। आपको हंसी आएगी कि अभी जस्ट 7 दिनों पहले मैंने खुद एक पॉलिसी ली, ठीक है। मैंने पहले अपने बैंक के थ्रू, क्योंकि हमारे बैंक से LIC का, बैंक इंश्योरेंस का एक टाई अप है, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड जो मेरा मित्र है, मैंने बोला कि यार पता करो इसे, क्या बोलते हैं, मेरे लिए कुछ स्पेशल होगा क्या, ये लोग लेंगे क्या। तो उसने सारी इंक्वायरी की, और एक्चुअली जोनल लेवल पे ये बात हो रही थी, तो उन्होंने सब कुछ बोला कि सिंस द पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड दैट टू कि वो रिस्क फैक्टर उनके साथ जो होता है स्टैग्नेंसी वाला, वो नहीं है, तो हम उनको नॉर्मल पॉलिसी देंगे, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक जनरल चीज है कि अगर आप नॉर्मली आपके आस पड़ोस में कोई एजेंट है जो आपका ये, तो हम उन्हीं के थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा बहुत कंसेशन भी दे देते हैं, और या उनके एक मतलब इनकम का वो जरिया बनता है। मेरा ये मानना है कि हमें किसी के लिए अच्छा कर देना चाहिए। तो उन्होंने भी पता किया, और मैंने बोला कि आप मुझे कंफर्म करें कि मेरा ये प्रोफाइल है, इसके बाद क्या मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, क्योंकि अगर वो होगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस की भी बात है कि शायद किस लेवल पे। इसके लिए RBI या IBA को क्यों नहीं लिखा जा रहा? नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल से अथॉरिटी जो है ना वो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ IRDA। इनफैक्ट अब आई उसमें लग चुका है, और या फिर कोर्ट के थ्रू से ये, तो मैं मानता हूँ कि लीड लेना चाहिए यहाँ पे जो हमारे देश के टॉप एनजीओज है। टॉप एनजीओ, मैं वहीं आता हूँ, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। वो आपने अच्छा किया, और ये बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है आपका, मैं भी मानता हूँ। और हिमांशु, मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। सब बातें करेंगे, फ्रैंकली बताएंगे भी जरूर, जैसे आपने क्लियर कट बहुत सारी बातें, ठीक है आप नहीं करते तो आपने मना किया, तो यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ जो हमारी टॉप में है वो ऐसा नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगे हमने बहुत कुछ किया, हम कर रहे हैं, चाहे वो काम को छुआ भी ना हो। तो अच्छा, इससे मेरा ये सवाल रहा कि आपने बोला ये एडवोकेसी के अंडर आती है ये चीज, जी, तो आपने हमारी जो टॉप एनजीओ हैं किसी को लिखा है इसके बारे में अभी तक? इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को तो लेके हमने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बैंकिंग से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एक इश्यूज थे। मैं तो एनजीओ का नाम डिस्क्लोज आपको करूंगा नहीं, लेकिन मैंने लगभग 1 साल पहले जब हमारा एसोसिएशन फॉर्म नहीं हुआ था, तो मैंने अपने लेवल पे भी इनिशिएटिव ली है। मैं खुद CCPD में 2-2, 3-3 बार गया हूँ, अपने लिए नहीं, मतलब हमारे जो अदर VI फ्रेंड्स है तो उनके लिए। तो उस चीज को मैं लेके गया था। जैसे RBI ने मेरे ख्याल से 2013 या 14 की ये बात है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने क्लरिकल का कुछ पोस्ट निकाला था जिसमें 500 के लगभग सीट थी, लेकिन VI के लिए उन्होंने मात्र 3 रखा था, ठीक है। तो मैंने उस NGOs के ये से हेड से बात करने की कोशिश की, बात हुई भी उनसे। मैंने बोला कि सर ये इशू है, मैं चाहता हूं कि आप इसे टेकअप करें, क्योंकि ये तो 2 पोस्ट गए कहाँ फिर हमारे VI कम्युनिटी के लोगों के लिए जो रिजर्व होने चाहिए। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड था और अभी भी हूँ, तो उसमें मेरा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक कॉमन इंटरेस्ट की चीज थी। उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर मेल भी लिखा, लेकिन वही कि जो एक ल्यूकना और ये होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, मैंने उसको 1-2 बार फॉलो अप करने की कोशिश की, मुझे रिस्पांस नहीं मिला। exactly. जी, तो और तो उसके बाद मैंने नहीं किया, उस काम को मैंने दूसरे तरीके से किया। यहाँ पे चलो हो सकता है वो इंडिविजुअल हो। अभी आप ट्राई करेंगे क्या, आप एडवोकेसी को लिखें, आप 2-3 कम से कम देखें क्या, क्योंकि अभी ये जो शो चल रहा है तो ये बहुत सारी एनजीओ सुन रही होंगी,
और जी जी रेडियो उड़ान के मैं जब रेडियो हमने शुरू किया था तो बहुत सारे एनजीओ मेंबर से मेरी बात होती थी, तो वो जी कहते थे कि कौन लोग बात करते हैं कि हम हेल्प नहीं करते, उनको लाओ। नहीं और नहीं आप देखिए। मानेंगे नहीं हिमांशु, जी 1.5 साल से जो हम ये काम कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह से मैंने लोगों को लाया है और उनकी प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखा है। तो इससे पता उनको वो खुद ही सुनेंगे और रियलाइज होगा। आपने भी जिस एनजीओ को किया होगा, आप नाम ना मैं चाहूंगा आप डिस्क्लोज करें और ना जी ही आप करेंगे, तो वो भी सुनेंगे तो एक्चुअली खुद पता अगर लग मैं जाएगा। शायद एक सिर्फ एक इंडिविजुअल होता तो करता भी, लेकिन नहीं, मैं एग्जैक्टली किसी के भी जी, एक बिल्कुल मैं देखिए बोलूंगा भी नहीं आपको। हाँ, मेरा जी बेसिक मानना है कि काम सभी करते हैं बिना कोई एग्जैक्टली काम किए, और खास करके तो नेशनल लेवल अभी पे आप जो लिखेंगे, एनजीओज हैं। अभी आप इस प्रॉब्लम बिल्कुल के बारे में बिल्कुल, मैं लिखेंगे। सिर्फ उन्हीं को नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं को नहीं लिखूंगा, मैं कंसर्न अथॉरिटीज को भी, एज फार एज आई एम इंडिविजुअली कंसर्न, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल मैंने पिछले साल ही एक केस फाइल किया था सीसीपीडी में। यहाँ एक लड़का है जो कि अभी एम्प्लॉयड हो गया, लेकिन उस वक्त उसकी बड़ी स्थिति खराब थी, उसका एज क्रॉस हो रहा था, और पश्चिम बंगीय ग्रामीण विकास बैंक ने सीट मतलब वैकेंसी निकाली जिसमें 27 के लगभग पीएच के लिए सीट्स थी, लेकिन वीआई का एक भी नहीं था। मैंने लिटरली सीसीपीडी में मैंने ये किया, मैंने खुद पिंचा जी से, रिस्पेक्टेड पिंचा जी से मैंने बात की। उन्होंने श्योर किया कि हिमांशु इसको मैं पर्सनल लेवल पे टैकल करूंगा। उसके बाद उसका बड़ा ही बढ़िया एजुडिकेशन भी हुआ। उस बैंक ने तुरंत मतलब सीसीपीडी ने उस बैंक को तुरंत नोटिस भेजा, और साथ में यहाँ तक पिछले कितने उन्होंने रिक्रूटमेंट किए हैं जहां वीआई को, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हम अवेयर ही नहीं थे कि ब्लाइंड के लिए भी एक सवाल रिजर्वेशन बिल्कुल एक चाहिए। इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जी इसमें थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन भी देता हूं मैं। जी जी ये बताइए, ऑनेस्ट आंसर एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द एम्प्लॉय बैंकर, जी ये बताएं कि कितने % हमारे एम्प्लॉयज हैं जी जो सिर्फ पास कर लिया नौकरी ले रहे हैं आपके, और बहुत कम खुद अवेयर है अपनी जॉब को लेकर, और बहुत कम वो उनको काम दिया भी जा रहा है, और जिनको दिया जा रहा है वो कर भी रहे हैं। कितने नंबर है जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सेक्टर में? एग्जैक्ट इसमें हमने कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं, या रिसर्च तो आपके नहीं व्यू। किया है, लेकिन हाँ अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोला एज ए जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, लेकिन ये साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैं सेबेटिकल लीव पे हूँ, लेकिन डेफिनेटली बीइंग द मेंबर ऑफ ईसी ऑफ विविवा, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, वैसे लोग भी हैं जो बस उन्हें जॉब लिए और गए, उसके बाद का ज़्यादा वो बॉदर करते नहीं हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि एक्चुअली उन्हें जॉब में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो है। तो अब इन तीनों को हम सेक्लूड या फिर बाइफरकेट नहीं कर सकते, कंपार्टमेंटलाइजेशन हम नहीं कर सकते। अगर हम कह रहे हैं कि वीआई बैंक एम्प्लॉयज, वीआई एम्प्लॉयज इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, तो हमें उन सभी के हित को सुरक्षित करने की सोचना है, हम अंदर में कोई बंटवारा नहीं लेकिन करना डेवलपमेंट चाहते में हैं। तो प्रॉब्लम आती है ना। हाँ आती है, उसके लिए मैं मानता हूं कि अगर मैनेजमेंट उस लेवल तक पहुंच पाता है, जो हमारी कोशिश है, लगातार कोशिश, कि वो जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको तो वो लीड बिल्कुल दे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको इस योग्य बनाए। अगर वो आज एक एक्सक्यूज दे रहे, करे हमको तो सॉफ्टवेयर नहीं दिया, हमें तो ट्रेनिंग नहीं दी, हमें तो कोई काम नहीं दिया, तो हम क्यों करें, हम तो जा रहे हैं, हम आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे बॉसेस ये बात बोले हैं। आपको मेरा पर्सनल जो बैंक का प्रोफाइल है, तो मैंने 4.5 साल टॉप मैनेजमेंट का सेक्रेटेरिएट देखा है, डीजीएम और जीएम का। तो मेरे उसी ने बोला था, जब मैं इंटरव्यू के बाद अपनी पोस्टिंग ब्रांच में मांग रहा था, तो उन्होंने बोला था कि बैंक चैरिटी थोड़ी ना कर रहा है कि तुम्हें ब्रांच में बिठा के, मैंने देखा है ब्लाइंडो को, उनका यही लैंग्वेज था, मैंने देखा है ब्लाइंडो को 2 घंटे जाते हैं, साइन कर कर अंगूठा लगा के घर चले जाते हैं। तो बैंक चैरिटी इलाहाबाद बैंक नहीं कर रहा है, तुमको काम करना होगा और जोनल ऑफिस में ही हम तुम्हारी पोस्टिंग देंगे। तो उससे मैंने एज ए चैलेंज लिया और मैंने एक्सेप्ट किया, और आज इलाहाबाद बैंक में मतलब मैं मानता हूं कि बहुत सारे सैकड़ों एम्प्लॉयज जानते हैं कि एक हिमांशु साहू हैं जो काम भी करते हैं और प्रॉपरली एम्प्लॉयड हैं अपने बैंक में। उसके लिए आपको मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल के साथ। हिमांशु, अब एक सवाल ये बताएं कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे आप एम्प्लॉयज हैं, आपको पहले प्रॉब्लम आई, आपने एम्प्लॉयज एसोसिएशन बना ली, तो कहीं ना कहीं ये एक सेल्फिश मोटिव हुआ सारे एम्प्लॉयज का? बाकी जो कस्टमर्स हैं, आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम के लिए क्या आप कहेंगे कि कस्टमर्स एक अलग से एनजीओ बनाएं? नहीं 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 नहीं, कस्टमर्स के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, हमारे जो भी लिसनर्स हैं,
मैं खुले खुले तौर पे कहता हूँ कि वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं जो वीआई कम्युनिटी के लोग हैं, और ऐसे किसी भी, क्योंकि हमारे पास वो सारे रेलिवेंट सर्कुलर्स और ये चीज़ें, नंबर वन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा काम जो है वो काउंसलिंग से लेके हायर अथॉरिटीज़ और टॉप जो मैनेजमेंट्स है उनको अवेयर करना है, और वहाँ से जो डिजायर्ड सर्कुलर्स एंड मॉडस ऑपरेंडी है उसको वहाँ से इशू कराना है। तो एज फार एज कस्टमर्स गोज, मैं उनको स्पष्ट बोलता हूँ आपके माध्यम से, वो हमें बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। हमारे इसी के सभी लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, और वो हमें अपने कंप्लेंट्स हम उनको बिल्कुल प्रॉपरली गाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ किस फोरम में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि इतने अच्छे प्रोसीजर सेट है ना कि वो बैंक जिसने भी इस तरीके की सर्विसेज डिनाई कर रहे हैं लोगों को, वो उनको अपॉलॉजी लेटर तक देने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही फॉर्चुनेट चीज़ है कि आरबीआई, आईबीए और सीसीपीडी और एमएसजेई के कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो बड़ा ही स्ट्रांग है, हमारे फेवर में है। ये अनअवेयरनेस है कुछ हमारे जो ब्लाइंड फ्रेंड है कि उन्हें नहीं पता, और उन्हें पता भी है तो ब्रांच मैनेजर्स को नहीं पता, अगर उन्हें नहीं पता है तो इन्हें कस्टमर्स को ये नहीं पता कि एक्चुअली कंप्लेंट्स हम किस रूट से करें। ऑम्बड्समैन में जाने का अगर जो लिसनर्स है वो जानना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा उनको कि अगर कोई भी बैंक कोई भी ऐसी सर्विस जो एक साइटेड काउंटर पार्ट्स को दी जा रही है और उस ब्लाइंड कस्टमर को ड्यू टू हिज और हर ब्लाइंडनेस नहीं दी जा रही है, तो सिंपल एक कोशिश ये करनी चाहिए कि उस ब्रांच से आप रिटर्न में उस एप्लीकेशन को सबमिट करें। हालांकि वो रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो रिप्लाई ले लें। अगर नहीं भी वो देते हैं एप्लीकेशन, आप वहाँ पे जरूर ऑफिशियली डाल दें, ठीक है। मेल के थ्रू भी करना चाहे तो वो कर दे। उसके विद इन 30 डेज अगर वो उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इमीडिएटली बैंक में, हर एक बैंक में आरबीआई और मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है, एक इंटरनल ऑम्बड्समैन टाइप का मैकेनिज्म होता है जो कंप्लेंट्स को एस्केलेट वहां पे हम कर सकते हैं, और उन्होंने सेट डेट होता है 7 से 15 दिन नॉर्मली होता है। अगर वहां पे वो रेजोल्यूशन उसका नहीं मिलता है, इमीडिएटली दे कैन गो टू बैंकिंग ऑम्बड्समैन। वो सभी के लिए है, वो सभी के लिए है, वो चाहे नॉर्मली लाइक साइटेड पर्सन हो या वीआई या अदर फिजिकली चैलेंज्ड हो, वो सभी के लिए है। और वहाँ पे आज तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों के से हमने शेयर किया है, जाना है, वहाँ पे बहुत अच्छा निष्पादन होता है ऐसे कंप्लेंट्स का। अगर इसके से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप सीसी, हालांकि वो खुद क्वेसाई जुडिशियल बॉडी है ये जो आरबीआई ओम्बड्समैन है, तो उसके बाद आप कोर्ट का भी रास्ता आपके पास खुला हुआ है। तो ये सब कुछ है और इसके लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। आपको 2 लाइन लिखना है कि आई एम सच एंड सच ऑन सच एंड सच डेट हमने इस बैंक के इस शाखा को इस फैसिलिटी के लिए अप्रोच किया, और बैंक ने, अगर बैंक मैनेजर का नाम जानते हैं नहीं तो ठीक है, बैंक अधिकारी ने हमें इस फैसिलिटी को देने से डिनाई किया, सो काइंडली हमें जो उचित न्याय है वो दिया जाए और ये बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल कराई जाए। बस इतना ये एक आम आदमी लिख सकता है। जी हिमांशु भाई, आपने बहुत बताया हमें कस्टमर्स को लेके। तो जो हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्विक क्वेश्चन ये है, अभी एक पीछे जी कलकत्ता में केस हुआ था जिसमें एक प्राइमरी टीचर थी, तो उनकी मम्मी के साथ जॉइंट अकाउंट था और उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो गई, तो बैंक मैनेजर उनको जॉइंट खाते से उनकी सैलरी नहीं दे रहे थे। तो क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं थे, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बैंकिंग एम्प्लॉयज के लिए, तो आप इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे। कलकत्ता का केस था, आप भी कलकत्ता में हैं, तो कोई स्टेप लिया आपने? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो केस 4 दिन पहले मेरे पास आ चुका है इन पर्सन। उस केस को रेज किया था मिस्टर अमियो विश्वास ने, जो कि हमारे, जी हाँ, हमारे क्लोज सीनियर मित्र भी हैं, और काफी लोगों ने उनसे बैंक का नाम वहाँ पे पूछा, उन्होंने नहीं लिखा था बैंक का नाम। फिर अचानक मेरे पास उनका कॉल आता है 4 दिन पहले कि हिमांशु, एक्सिस इंडिया पे तुमने एक केस के बारे में सुना होगा। मैंने बोला जी दादा। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली इलाहाबाद बैंक का ही केस है, तो इसीलिए मुझे पता था कि अगर 1 to 1 ये करना होगा तो मैं तुम्हें अप्रोच तो कर ही लूंगा। सो दिस इज द थिंग, हाउ कैन यू असिस्ट द गर्ल। उन्होंने सारा सिचुएशन बताया। मैंने बोला कि आप ब्रांच का नाम, अकाउंट का नाम और नंबर मुझे दे, क्योंकि अपना एक चेन भी होता है बैंक के अंदर में,
तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बैंकिंग सर्विसेज हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को देने का जो सर्कुलर है, आपके माध्यम से मैं बताना सभी को चाहूँगा, वो 10333 कोई भी बैंक के सर्कुलर साइट पे जाके ये का मुझे एक्चुअली वेबसाइट का तो नहीं पता है, लेकिन 10333 ये सर्कुलर का नंबर है। इसमें इतनी एक्सप्लिसिट तरीके से लिखी हुई है कि आप हैरान रह जाओगे। ये लगभग 8 साल पहले हमारे हेड ऑफिस से इशू हुआ था, और जहां कहीं भी जिसे भी प्रॉब्लम आती है, मैं इमीडिएटली उस ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ। इस केस में भी मैंने ऐसा ही किया। ब्रांच मैनेजर को तो मैंने सीधा फोन नहीं किया, क्योंकि वो जो ब्रांच था वहां पे मेरे साथ का एक साइटेड फ्रेंड वहां पे काम कर चुका था, और हम लोग काफी अच्छे मित्र हैं, साथ में बैंक ज्वाइन किए थे। मैंने तुरंत उस मित्र को कॉल किया, वो भी ऑफिसर है मेरे ही साथ। हम तो उसने बोला कि अरे हिमांशु, और चूंकि वो मुझे जानता है कि आई एम अ ब्लाइंड, मेरे काफी क्लोज, तो उसने सुना सारी बात। और मैंने बोला कि देखो मैं यहाँ पे जो जेडो लेवल पे अदरवाइज इस चीज़ को रखूंगा, और इवन एफजीएम ऑफिस जो कि हमारे ही ऑफिस में सिचुएटेड है, तो मैं उसको इस कंप्लेन को वहां तक ले जाऊंगा। अगर इसको प्रॉम्प्टली नहीं ठीक किया गया, कौन है वहाँ के ब्रांच मैनेजर? उसने बोला कि नहीं, इन सारी चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इमीडिएटली ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ। है तो वो सज्जन आदमी, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं बात करता हूँ। 10 मिनट बाद उनका रिवर्स कॉल आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि ब्रांच मैनेजर टोटली अनभिज्ञ है इस चीज़ से, वो लगता है कि काउंटर से ही उनको ये जवाब दे दिया गया। फिर मैंने बोला ठीक है, तुम बात करके मुझे इंश्योर करो कि वो लेडी वहां पे जाए और उनको वो सर्विस मिले, ठीक है? उसके बाद आज मतलब सैटरडे को मेरे पास उस लेडी का भी कॉल आया। मैंने बोला था कि मेरा नंबर दे दीजिएगा, और वहाँ ब्रांच से मुझे ये हुआ कि उस लेडी का प्रॉब्लम विद इन अ डे और टू, जब भी वो वहाँ पे विजिट करेंगी, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए दैट भी इज आपको ऑलमोस्ट। बधाई, अगर हो जाता है तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, अगर का यहाँ तो कोई पब्लिक सवाल प्लेटफॉर्म नहीं पे है। क्यों नहीं लिखा? नहीं नहीं, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ। अब आपको अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मतलब बोलते हैं, बात यही हाईवे हुई को। कि आप चाहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास कोई आए स्पेसिफिकली, फिर नहीं आप नहीं, काम अगर करेंगे। मेरे नहीं नहीं, मेरे वहां पे लिखने से ज्यादा मैं उस चीज को ये करने में विश्वास रखता लेकिन हूँ। अमियों ने आपको कॉल किया, आपने तो नहीं कॉल किया। उन्होंने बैंक का नाम नहीं लिखा था, आप बात समझे मेरी बात लेकिन को। आपने कॉल नहीं किया, उनका नंबर था वहां पे। मैं मतलब नहीं नहीं, हम यही तो बात रेगुलर हुई कि कांटेक्ट में हैं वो, उनकी, तो अभी मुझे लेकिन जबानी वो भी याद है आपको नंबर। कॉल करेंगे तभी, मतलब कोई आपको कॉल करेगा बेसिकली तो आप करेंगे देखिए, ऐसा? दो चीजें हैं। एक जी। तो आपको ये आपकी लाइन लिमिटेशंस जो है उनको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, या ऑफिस में, जैसे मैं ऑफिसर हूँ, तो मेरी कैपेबिलिटी लेवल कितनी है ट्रांजैक्शंस की और नहीं, ये मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा, और मेरे हाथ के ये जो ट्रांजैक्शन के प्रोसेस है बट वो यू रुक कैन गिव योर जाएंगे। एडवाइस, राइट? जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने वही किया। और अब आपको मैं बताऊं कि आपने बोला कि वहां पे क्यों नहीं लिखा, तो मैंने पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हाईवे के थ्रू मुझे काफी बार अप्रोच किया गया है, खास करके इलाहाबाद बैंक के इश्यूज को लेके। मुझे इस पर और कोई शंका नहीं है, मैं जानता हूँ आपने बहुत काम किया है। लेकिन मेरा तो तो सिंपल सा सवाल है, वहां क्यों नहीं, वहां उनका नंबर था। मैं अमियों ने आपको कॉल, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने चलो पर्सनल, अचीवमेंट्स को नहीं कभी भी डालना नहीं ये चाहता हूँ, मैं अचीवमेंट नहीं है, ये तो प्रॉब्लम्स किसी को। की हेल्प का काम है। जी जी, तो वो तो आप अमियों को कॉल कर लेते, अमियों जी को कॉल कर लेते, आपने वो नहीं दो किया। तीन, मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन ही उनके उस चीज को वहां पे डाले हुए हुए थे। और ये भी तो सच है ना कि हम मेल्स जरूरी नहीं है कि रेगुलर, मैंने देखा जरूर था उस थ्रेड को, चलो ये और तो मैं माना चाह रहा था आपने कि एटलीस्ट। जी। और उन्होंने जैसे अप्रोच किया, विद इन 1 to 2 आवर सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि नाउ शी विल। उन्होंने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मुझे आंसर दिया कि आपका जो भी वहाँ इशू है वो, मैंने इनफैक्ट उनको इनकरेज भी किया कि नहीं ठीक है, बैंक का एक एक्सपीरियंस आपके साथ खराब हुआ है, लेकिन अगर वो उसको चेंज करते हैं तो आप उस को मत करना। मेरे ख्याल से कल वो लेडी मुझे वापस कॉल करेंगी, आज वो गई होंगी ब्रांच में। दिन में मैं बहुत सारे चीज़ों में काफ़ी उलझा हुआ था ऑफिस में, कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, तो काफ़ी देर तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो शायद कॉल उन्होंने किया भी हो, लेकिन आज या कल में ज़रूर वो करेंगे, और नहीं तो मैं ही करके उनसे क्लैरिफाई कर लूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आप, हुई। मैं आपको वादे भी जो आपने आज शो में किए मैं याद करवा दूंगा लास्ट में। जी तो जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात कर रहे हैं विजुअली चैलेंज्ड बैंकर्स एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉयज। बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, ऑफिसर कम असिस्टेंट मैनेजर इन इलाहाबाद बैंक कोलकाता। और आज हम इनसे बात कर रहे हैं और कुछ तीखे सवाल पूछ रहे हैं और बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे हैं हिमांशु साहू जी। अब सिर्फ चंद सवाल मेरे पास हैं। एक सवाल अब जो कि बहुत कॉमन है और
सबसे पूछा जाता है, हमसे भी पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछ लेते हैं। फंडिंग, जी हाँ। 150 मेंबर हैं, 1000 अगर 100 रुपये आपने फीस रखी है तो 1200 हो गया। तो इस हिसाब से आपके पास जो होता है, तो जो आप सर्कुलर या मेल करते हैं, सिर्फ अभी तक आप कहीं गए नहीं हैं, आपने अभी जी वो इनिशिएट नहीं किया है, तो वो जी। फंड क्या मतलब यूज आता है और कौन इसका ध्यान रखता है फंडिंग का? हमारे लिए, हमारे एसोसिएशन में इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए प्रॉपर एक ट्रेजरर है, श्री बी वीरा कुमार। वो सीनियर मैनेजर इलाहाबाद बैंक चेन्नई में है। क्योंकि हमारे लिमिटेशन है कि सारे इसी मेंबर्स यहाँ वहाँ ये है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, बट बिल्कुल समहाउ होती हम है। लोग मैनेज करते हैं। हम्म। जी। तो अभी तक की जो फंडिंग है, मैंने आपको इस शो के दौरान ही बोला था कि हमने जब स्टार्ट करने की ये की, तो रिसोर्सेस की डर्थ थी, लिटरल डर्थ थी। वहां पे कोई रिसोर्स नहीं था। हमें पैसे किसी से मांगने नहीं थे, ये हम श्योर थे, क्योंकि हमारा मोटो है इक्वालिटी एंड डिग्निटी। हम मांगने नहीं जाएंगे, हम अर्निंग है, हम सभी अर्न कर रहे हैं, और जिनके लिए हमने संस्था बनाई वो सभी, तो हमने माना कि बाहर से हमें लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सभी इसी मेंबर्स ने 5000 ईच कंट्रीब्यूट किया, ये ऑफिशियली। बाकी जो भी फोन मीटिंग्स, जैसे 3 दिसंबर 2013 को 14 को सॉरी, यहाँ पे कलकत्ता में थ्रू आउट द कंट्री से जो भी हमारे डेलीगेट्स हैं इकट्ठा हुए थे, उसमें मेरे विश्वास भी एज ए नॉन एंटिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर वो आए थे, क्योंकि वो मतलब काफी एक्टिव है। तो वो सारे जो भी चीजें हैं, हमने कभी इसको काउंट ही नहीं किया आज तक। सभी इसी मेंबर अपने जेब से करते रहे हैं। और रही बात एसोसिएशन के खर्च की, तो अभी तक बड़ा ही बेसिक खर्च हमने किया है। एक एक रुपया हम इनफैक्ट उसको 1,30,000 के लगभग आज के डेट में हमारे यहाँ फंड है, जिसमें एसोसिएशन के ऊपर कर्ज है लगभग 40-50 हजार रुपये इसके मेंबर्स की। क्योंकि अभी तक जो भी हेड ऑफिस को, आपको पहले तो बताऊं कि एक संस्था चलाने के लिए हेड ऑफिस बनानी पड़ती है, हम्म। तो वो जगह कौन देगा? हम्म। तो ये बड़ा ही ये अच्छा सवाल था कि किसके पास ऐसा सेटअप है। तो सबने मुझे आप पूछा कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अपना बड़ा सा मकान है, उसका एक पोर्शन आप अगर एनजीओ के लिए, अपने हमारे एसोसिएशन के लिए देते। मैंने उसको दिया। आज हमारा जो हेड ऑफिस है वो मेरे घर पे सिचुएटेड है, और हम्म। जो बकायदा हमारा गेस्ट रूम था उसको हमने ऑफिस में कन्वर्ट किया, और वहाँ पे हमने उसको दिया। तो उसके बाद में पैसे का था, हमने कंट्रीब्यूट किया, बाद में मेंबर्स बनने शुरू हुए तो आए। तो ऑफिस का जो सेटअप होता है वो करने में अभी तक हमने खर्च किया, और वेबसाइट के ऊपर और कॉरेस्पॉन्डेंसेस के लिए जो लेटर हेड ये वो बाकी होते हैं। हाँ, अब हैदराबाद में हमने एक गेट टुगेदर मीट किया था, सारे वीआई बैंकर्स उधर के जो थे। तो उसमें जो हमारे डेलीगेट्स पहुंचे, हालांकि आज तक उन्होंने भी अपने बिल सबमिट नहीं किए, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते हैं। ये मैंने बहुत फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा यूनिक टाइप का एसोसिएशन है। यहाँ हम लेने के लिए किसी से नहीं आए हैं, हम लोगों को देने के लिए आए हैं। बस आई हम लो। उनका साथ चाहते हैं कि वो साथ रहें, वो एकजुटता दिखाएं, ताकि इस जो मूवमेंट को हमने शुरू किया है ना, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि हम एक बदलाव लाए, भले ही उसके बाद एसोसिएशन हमें बंद करनी पड़े, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं, हम नहीं चाहेंगे ऐसा। हम चाहेंगे कि आप पूरे नेशनल लेवल पे जितने सुधार हैं, आप एम्प्लॉयज से बाहर आके फिर कस्टमर की ओर आ जाएं। अगर एम्प्लॉयज के सारे काम हो जाते हैं तो आप कस्टमर की ओर हो जाए। हिमांशु, मैं लास्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव एक बार दोबारा पूछूंगा, और लिसनर्स को जो आप कहना चाहेंगे अपनी एसोसिएशन के बारे में वो भी पूछूंगा। उससे जी पहले मैं आपको वादे याद करवा दूं आज की प्रोग्राम में जी हाँ। आपने क्या किया। एक आपने वादा किया है कि आप एडवोकेसी में जो हमारी टॉप लेवल की एनजीओस है उनसे इंश्योरेंस फॉर द डिसेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको लिखेंगे और भी इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, आपने बोला है कि आप खुद से आप जो कस्टमर हैं वो भी आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप उनकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तीसरा, आपने कहा है कि जो आप थ्रेटन नहीं करेंगे किसी को। आपने बोला ऐसा किया नहीं ये तो बड़ा ही है। हास्यास्पद आप थ्रेटन नहीं एक्चुअली बड़ा करेंगे कि अगर आप हास्यास्पद सा हमारे ये मेंबर नहीं बनते तो इल्जाम है, आपकी हेल्प बहुत नहीं ही करेंगे। हास्यास्पद कि हम मतलब कोई मेंबर, अरे 3 से 5 हजार लोग हैं, और हम अभी हमारे 150 ही लोग बने हैं। तो अब तो हम मेंबरशिप ड्राइव भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें ये मानना है कि ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। जिसे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो आना चाहते हैं। तो आपको अगर किसी को थ्रेटन किया तो। बिल्कुल बिल्कुल। और चौथा, एक बात आप आपने, कटघरे में हमें खड़ा करना, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो और चौथी बात आपने कही कि जहां भी कोई केस होगा आपसे भी अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है हिमांशु, अचीवमेंट्स आपकी बहुत हैं, बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप लिसनर्स को मैसेज दे दीजिए और अपनी ईमेल एड्रेस या वेबसाइट का नाम भी दे दीजिए, और साथ ही अपने ऑब्जेक्टिव एक बार बता दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले तो अपने
ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम बताना चाहेंगे। द प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड आवर मोटो इज इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ऑब्जेक्टिव के ये में आता है कि सभी को एक प्रॉपर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, जॉब आइडेंटिफिकेशन हो, जॉब मैपिंग हो, उनके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उन्हें मतलब सप्लाई किया जाए, उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है स्पेशल कम रेगुलर जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो उनके लिए अवेलेबल कराई जाए, जो अनड्यू ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है, जो रेगुलर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है जिससे ब्लाइंड पीपल को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, उससे वो बचे, उनसे मैनेजमेंट उनको दूर रखे, उसमें उनको इन्वॉल्व ना करे। और एक बहुत ही बड़ा गोल है हमारा, वो है कि 3% जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसके लिए। तो इसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी अभी तक का यही है कि जो इसके लिए लीगल फाइट और कॉन्स्टिट्यूशनल ये करना पड़ेगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फाइट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं हम उनको बेशक सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी सेकंड थॉट, और हमारा ये हमेशा ही मोटो रहेगा। और इसको लेके जिस दिन ये फुलफिल होगा हम उन सभी एंटिटीज को बधाई देंगे, और अभी तक हम सपोर्ट करते आए हैं ऐसे किसी भी मूवमेंट को जी। अल्टीमेट थिंग इज कि सभी प्रोडक्टिव बने, बैंक मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रेपो क्रिएट हो, बैंक हमें लाइबिलिटी न समझे, हम बैंक के लिए एसेट बने। बैंक जस्ट एक छोटा सा इनिशिएटिव ले कि हमें प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो एम्पल ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करें। उस चीज के लिए हम ये सारा एफर्ट कर रहे हैं। जी, और अपनी ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एक बार बता दें। जी हाँ। जो भी लिसनर हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस नोट कर लें। इट्स www.vibewa.org। आई रिपीट www.vibewa.org। कोई भी कॉमन क्वेरीज हो, कोई भी कॉमन आपके क्यूरोसिटीज हो, कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ हमसे जानना चाहें, उसके लिए आप लिख सकते हैं contact@vibewa.org, contact@vibewa.org। जी, और लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ विजुअली चैलेंज्ड बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु साहू जी, जिन्होंने मैंने उनसे तमाम तीखे सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से आंसर दिया और सारे सवालों को उन्होंने गोलमोल किए बिना आपके सामने रखा। और ये हम ऐसी कामना करते हैं कि जो आज इन्होंने वादे किए हैं इनको निभाएंगे। हिमांशु जी, हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी ऑनेस्टी शो करने के लिए, फ्रैंकली बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे टीम को। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कीप इट अप। थैंक यू सो मच। स्पेशल प्रोग्राम में तीखी बात में डायरेक्ट टॉक में किसी और चेहरे के साथ आपको मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो दा।